पहला एग्जांपल आपके सामने, इफ इन अ सर्टेन कोड 20 is written as this and 11 is written as this, then how is 12 written in that code? ठीक है, बहुत सिंपल होता है नंबर कोडिंग पे अगर क्वेश्चन आएगा। बेसिकली अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक लग रहा है। अगर हम अल्फाबेट की बात करें, देखो 20 को इसने लिखा है 863985, ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है, 20 को TWENTY, एक मिनट, ठीक है, 20 की अगर हम बात करें तो इसने क्या यूज किया, 20 की जगह सेम कोड यूज किए, TWENTY। तो T को इसने लिखा है 8, W को लिखा है इसने 6, ठीक है, E को लिखा है इसने 3, N को लिखा है 9, T को लिखा है 8 और Y को लिखा है इसने 5। तो ये 20 की कोडिंग इसने ऐसे बनाई है। सिमिलरली 11 को लिखा है ELEVEN। तो 11 की बात करें, इसने कोडिंग यूज की है 3 2 फिर 3 0 3 9। तो जनरली नंबर कोडिंग में क्या होता है कि ये अलग तरह से अपने हिसाब से कोडिंग दे देगा नंबर्स को, ठीक है। अब इसने पूछा कि इसी टाइप से हम 12 को क्या कोड करेंगे। तो पहली बात तो है कि इस पैटर्न को पहचानेंगे कैसे। पहचानने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, जो भी लेटर्स ये देगा आपको पहले से कोड करके, और जो नया लेटर या नया वर्ड आपसे ये पूछेगा, वो सारे लेटर इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। मतलब कोई नया वर्ड या नया लेटर नहीं होगा एक तरह से, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 20 में जो लेटर्स हैं और जो 11 में लेटर्स हैं, उन्हीं को यूज करके 12 बनाया गया है, ठीक है। तो कोई भी नया लेटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का हो तो उसमें 90% पॉसिबिलिटी है कि यही पैटर्न लगा होगा, ठीक है। यानी कि वो इस टाइप की कोडिंग यूज करता है जिसमें वो अपनी कोडिंग देगा। यानी टी को वो 8 बोल रहा है, डब्ल्यू को 6 बोल रहा है, ई को 3 बोल रहा है। इनकी पोजीशन यूज नहीं कर रहा, इनको अपने नंबर दिए हैं। तो इसी नंबरिंग के हिसाब से आपको बताना है 12 की क्या कोडिंग होगी, ठीक है। तो इसी हिसाब से 12 के लिए टी का कोड हो जाएगा 8, डब्ल्यू का कोड हो जाएगा 6, ठीक है। ये सब यहीं से यूज करना है हमें। ई का कोड हो जाएगा 3, एल का कोड हो जाएगा 2, यहां से मिलेगा आपको 11 में से, और वी का कोड हो जाएगा 0, ठीक है। और इसी तरह से ई का कोड आपका 3 लास्ट में। तो आपकी पूरी कोडिंग हो जाएगी 863203। तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सर पहले वाला टी दे सकते हैं, ऐसे 8 आ गया तो। हाँ, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन में पहला सारे अलग है तो आपको पहले लेटर से ही क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज आप ऐसे सारे लेटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है भाई एग्जामिनर पे कि वो ऑप्शन आपको कैसे देता है। अगर वो आपकी ज्यादा मेहनत नहीं कराना चाहता तो ऑप्शन आपको बिल्कुल डिफरेंट देगा। अगर वो चाहता है कि कंपटीशन थोड़ा टफ रहे तो वो क्या करेगा, ऑप्शंस काफी क्लोज देगा। तो आपको हो सकता है पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, ठीक है ना। तो बेसिक चीज यही है कि नंबर कोडिंग बहुत इजी होती है कंपैरेटिवली। उसमें क्या, लेटर्स और नंबर को अपनी कोडिंग के टर्म्स में वो कोड करता है, ठीक है। यानी पोजीशंस का यूज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ज्यादातर इस टाइप की कोडिंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक टाइप इसमें ये है आपकी नंबर कोडिंग, ठीक है। अब एक आधा एग्जाम्पल इसका और देखते हैं, और क्या क्या पैटर्न वो यूज कर सकता है। अब देखिए, नेक्स्ट आपको दिया हुआ लॉजिक को उसने कोड किया है ये, तो पूछ रहा है पर्ल को क्या कोड करेंगे। अब आपको दिख गया होगा पिछले और इसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, पिछले में जितने लेटर्स थे उतने ही नंबर्स थे। अब इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न चेंज हो गया, लेटर्स कम है, नंबर्स ज्यादा है। तो जब कभी भी इस टाइप की सीक्वेंस देखने को मिले, इसका मतलब वो अपनी कोडिंग ना दे के साथ साथ इनकी पोजीशन के साथ भी खेल रहा है, ठीक है। मैं बताता हूं आपको इसमें क्या, एक बार ऑप्शन व्यू कर देता हूं मैं सारे के सारे। तो इसमें क्या करेगा, वो रिवर्स पोजीशन का यूज करेगा बेसिकली, ठीक है। अब पैटर्न क्या है, ईच लेटर रिवर्स अल्फाबेट नंबर, ठीक है। उसने क्या किया है, हर लेटर का रिवर्स नंबर जो है वो यूज किया है। मतलब एल की रिवर्स पोजीशन क्या होती है, 15,
O की रिवर्स पोजीशन क्या होती है 12, G की रिवर्स पोजीशन क्या होती है, ठीक है 20, I की 18 और C की 24। तो वो क्या कर रहा है, इनकी रिवर्स पोजीशंस लिख रहा है, स्ट्रेट पोजीशन नहीं। देखो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था लेटर्स की दो पोजीशन होती है, स्ट्रेट और रिवर्स, ठीक है ना। तो वो इनकी रिवर्स पोजीशन लिख रहा है। तो कई बार वो ये पैटर्न भी यूज करता है लेटर और नंबर के बीच में। तो आपको भी क्या करना है, पर्ल की रिवर्स पोजीशन यूज कर लेनी है, ठीक है। तो P की रिवर्स पोजीशन हो जाएगी 11, E की वैसे 5 होती है, 27 में से 5 माइनस कर दोगे तो आपको 22 मिल जाएगा, ठीक है। E की हो गई 22, ठीक है। इसी तरह से A की वैसे 1 होती है, लेकिन 27 में से माइनस करेंगे तो A की रिवर्स पोजीशन क्या बनेगी 26, ठीक है। इसी तरह से R की वैसे 18 होती है, बट रिवर्स पोजीशन क्या हो जाएगी 9, और L की आपको पता है रिवर्स पोजीशन 15, उसने यहां भी यूज की है। तो 11, 22, 26, 9, 15 ये आपको मिल जाएगा ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स पोजीशंस का वो यूज कर रहा है, तो रिवर्स पोजीशन का ही हम लोग भी यूज करके पर्ल का कोड बता देंगे, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। कई बार वो अपनी कोडिंग देगा, कई बार रिवर्स पोजीशंस यूज करेगा। तो ये सेकंड टाइप का पैटर्न हो सकता है जो वो यूज करे, ठीक है, क्लियर है। फटाफट से वाई टाइप कर दिया करो भाई, आज कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट कर दें, वैसे हो जाएगा आराम से, ज्यादा इसमें नहीं है। दूसरा यही है, इस टॉपिक का भी सिंपल सा फंडा है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको, मतलब उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं जितने मर्जी पैटर्न करा लूं, ठीक है ना, इसको आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भाई एप्पल का ये लिखा हुआ है, तो लवली को क्या कोड करेंगे, करोगे एक बार ट्राई जल्दी से। मैं ऑप्शन नहीं दिखा रहा, बिना ऑप्शन के एक बार देखो। एप्पल को रिटर्न है 24991320, तो लवली का कोड क्या होगा। पैटर्न पकड़ना है बेसिकली, आपने फोकस करो पैटर्न पकड़ने पे। पैटर्न नहीं पकड़ में आया, आंसर छाप रहे हो, अच्छा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। पैटर्न के रिवर्स पोजीशन में से 2 माइनस करेगा, ठीक है। तो अब बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ए की रिवर्स पोजीशन होती क्या है 26, लेकिन ये लिख क्या रहा है 24, तो 2 माइनस कर रहा है उसमें से। ऐसे पी की रिवर्स पोजीशन, ठीक है भाई, -2, नो नो नो। एल की रिवर्स पोजीशन 15, 15 में से 2 माइनस कर दिया इसने, तो लिख दिया 13, ठीक है भाई। ई की रिवर्स पोजीशन 22, 22 में से 2 माइनस कर दिया तो लिख दिया 20। इसी तरह से एल की रिवर्स पोजीशन 15, 15 में से 2 माइनस करेंगे तो लिख देंगे 13। ओ की रिवर्स पोजीशन में से माइनस करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। सॉल्व कर लोगे तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें पैटर्न क्या है, रिवर्स पोजीशन लिख के उसमें से 2 माइनस कर देना। तो कहने का मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा भाई, कई बार एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा पैटर्न भी होंगे, ठीक है। तो जितने भी हम बेसिक पैटर्न सीखते जाएंगे, हो सकता है वो किन्हीं 2 पैटर्न को कंबाइन करके नया पैटर्न बना दे। जैसे पहले हमने सीखा कि रिवर्स पोजीशन लिख सकता है, फिर अब की बार उसने क्या किया, रिवर्स पोजीशन लिख के उसमें से 2 माइनस कर दिया। तो हो सकता है अगली बारी वो रिवर्स पोजीशन लिख दे, एक की स्ट्रेट पोजीशन लिख दे, नेक्स्ट लेटर की रिवर्स पोजीशन ले ले, अगले लेटर की स्ट्रेट पोजीशन ले ले। तो ऐसे अल्टरनेट पोजीशंस भी वो लिख सकता है। तो इस तरह से मतलब कोई भी वो पैटर्न इनको लेके बना सकता है, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग में। क्लियर है बाकी लोग। वाई 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 नहीं आया भाई, ठीक है। और मैंने क्या किया इस बार, थोड़ा कोशिश की है कि इसमें लिख दिया है पैटर्न, ठीक है, ताकि किसी क्लास मिस भी हो जाए तो खाली पीपीटी पढ़ के भी थोड़ा सा उसे समझ आ जाएगा भाई कि क्या था, ठीक है।
इसमें मैंने कोशिश किया थोड़ा लिखने की, बाकी मेहनत बहुत लगती है भाई लिखने में। इसी तरह से देखो भाई, इंग्लैंड को ये लिखता है, फ्रांस को ये लिखता है, तो पूछ रहा है ग्रीस को क्या लिखेंगे। तो ये फिर से वही पहले वाला जैसा एग्जाम्पल था, सेम वही एग्जाम्पल है, मतलब ये अपनी कोडिंग यूज कर रहा है। ठीक है, ई को कुछ लिखेगा, एन की अलग कोडिंग इसने यूज की है, इसी तरह से एल की, तो उसी कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको ग्रीस का आंसर बताना है। तो बता दो भाई कौन सा होगा। जी का कोड देख लो बस क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, तो एक ही ऑप्शन 3 से स्टार्ट है ना, सबका आंसर आ गया होगा, बी 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 बी। बहुत बढ़िया भाई, बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक, तो यही कोडिंग यूज करके वो यूज कर लेगा। ठीक है, तो ये कुछ तरह के पैटर्न है जो नंबर और उसमें वो यूज करता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, मिक्स्ड कोडिंग। अब देखते हैं मिक्स्ड कोडिंग क्या है। तो इसमें आपको क्या करेगा, अलग तरह से मैसेज आपके सामने वो पुट करता है। ठीक है भाई, ज्यादातर जो मिक्स्ड कोडिंग पे आते हैं वो ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक अलग ही लैंग्वेज आपके सामने लिख देगा जिसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ज्यादातर हम लोग इसको बोलते हैं मिक्स्ड कोडिंग में कि वो सेंटेंस को ही पूरे का पूरा सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस टाइप का आएगा, इफ टी सी पी मीन्स ड्रिंक फ्रूट जूस, सी की ली मीन्स जूस इज स्वीट, ली री मी मीन्स ही इज इंटेलिजेंट, तो हमें बताना होगा स्वीट का कोड क्या है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है भाई कि टी अगर पहले लिखा है तो ड्रिंक किसी का कोड होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है टी का कोड जूस हो सकता है टी का कोड फ्रूट हो, मतलब इसमें सीक्वेंस सेम हो जरूरी नहीं होता। हमें फाइंड आउट करना होगा, तो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जितने भी आपको लेटर्स दिख रहे हैं इसमें कुछ लेटर या सारे लेटर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वो रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप ध्यान से देखो पहली और दूसरी लाइन, अगर हम पहली और दूसरी लाइन की बात करें तो इसमें सी यहां भी लिखा है, सी यहां भी लिखा है। ठीक है, मतलब यूज आपको हो देगा सर इसका। हाँ, आपको कॉमन वर्ड्स ढूंढने हैं, तो पहली दोनों लाइन में कौन सा वर्ड कॉमन है, सी। तो हम बोल सकते हैं भाई सी की कोडिंग क्या होगी, जो इधर भी कॉमन होगा वर्ड, इधर कॉमन वर्ड कौन सा है, जूस। तो आपको ऐसे करके वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। तो भाई सी का कोड हो गया जूस। ठीक, इसी तरह से सेकंड और थर्ड में देख लो, एक वर्ड कॉमन होगा, ली, वही इधर भी कॉमन होगा। इधर क्या कॉमन है, इज। तो यहां से आपको पता लग गया भाई कि ली का कोड क्या है, इज। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी तरह से आप पता कर सकते हो अगला कोड। ठीक है, तो अब आपको देखना होगा और क्या क्या कॉमन है भाई। अब आपसे पूछे स्वीट का कोड। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, सेकंड लाइन अगर आप देखोगे इसमें 3 वर्ड है ना। जूस का कोड हमें मिल गया सी, इज का कोड हमें मिल गया ली, अब यहां पे अकेला रह गया की, और इधर अकेला रह गया स्वीट, तो ऑब्वियसली की स्वीट का कोड क्या हो जाएगा, की। तो आपको करना क्या है, जो भी वो आपसे वर्ड पूछेगा, ठीक है भाई, जो भी वो आपसे वर्ड पूछेगा वो जिस लाइन में लिखा हो उसके बाकी बचे हुए दोनों या तीनों कोड आप फाइंड आउट कर लीजिए, बचा हुआ कोड उसी का होगा। ठीक है, कई बार तो वो खुद भी कॉमन होगा तो इजीली मिल जाएगा, पर ज्यादातर वो ऐसा पूछता है जो कॉमन नहीं होता, जैसे स्वीट रिपीट नहीं हो रहा, तो ज्यादातर वो वही वर्ड पूछेगा जो रिपीट नहीं हो रहा होगा, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम लगे उसे कैलकुलेट करने में, फाइंड आउट करने में। तो आपको कॉमन वर्ड्स ढूंढने हैं, उससे आपको दिया हुआ वर्ड इजीली मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी टाइप रहती है भाई ये। ठीक है, यहां से क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होता, अगर ये मिक्स टाइप आती है तो किसी का भी आज तक मैंने नहीं देखा क्वेश्चन गलत हो। हाँ, सिर्फ टाइम लग सकता है, मान लो 3 स्टेटमेंट आ गई या 4 आ गई, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि वेरिएबल्स ज्यादा हो जाते हैं, बाकी ये इजी है बिल्कुल। ठीक, ऑप्शंस मैंने नहीं दिए थे शुरुआत में, सिंपल है भाई, इसका आंसर आ जाएगा डी, दैट इज की, और आप लोगों ने निकाल भी लिया। ठीक है ना, ठीक है, तो एक तो मिक्स्ड कोडिंग में ये टाइप रहती है। ठीक है भाई, दूसरा मिक्स्ड कोडिंग के अंदर रहती है इज कॉल्ड वाले क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वॉयलेट, वॉयलेट इज कॉल्ड ऑरेंज, देन व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। ठीक है, तो इसमें कहानी क्या है, कहानी ये समझ लो बहुत ध्यान से। ठीक है,
इसमें मीन्स वाला एक क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अगर ये वाली लैंग्वेज आएगी इस टाइप की लैंग्वेज में दो केस होंगे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा नोट कर लेना, क्योंकि केस नंबर 1 इजी होता है, 2 में फंसते हैं। ठीक है, केस नंबर 1 में आपको लिखा मिलेगा सेंटेंस ए इज कॉल्ड बी, यानी आपको जो लैंग्वेज मिलेगी वो मिलेगी इज कॉल्ड। और जो केस नंबर 2 है उसमें लिखा मिलेगा ए मीन्स बी, या आपको लिखा मिलेगा मीन्स। ठीक है, अब दोनों का लैंग्वेज के हिसाब से मतलब का फर्क होता है। ठीक है, तो अगर आपको लैंग्वेज मिले ए इज कॉल्ड बी, तो आपको करना क्या है, आपको पहले अपना आंसर ढूंढना है लेफ्ट हैंड साइड पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो। इसका मतलब जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो कौन सी है, व्हाइट, ब्लू, रेड। मतलब जो भी पूरा सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में आपको अपना आंसर पहले लेफ्ट साइड में ढूंढना है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना कॉन्सेप्ट को, उसमें आपको अपना आंसर लेफ्ट साइड में ढूंढना है। और लेफ्ट साइड में जो भी आपको आंसर मिल जाए उसके बाद आपको जाना होता है इसमें फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाने के बाद इसका आंसर आएगा बी। ठीक है भाई, ये तो कॉन्सेप्ट है जब इज कॉल्ड दिया हो। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए ये इज कॉल्ड की जगह क्वेश्चन में व्हाइट मींस ब्लू, ब्लू मींस रेड, रेड मींस येलो ऐसा लिखा आ जाए, तो वो उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको अपना आंसर ढूंढना है पहले राइट साइड में। ये हर काफी सारे सेंटेंस मिलेंगे, तो काफी सारे सेंटेंस में आपको क्या करना है, पहले अपना आंसर ढूंढना है राइट साइड में। अब राइट साइड से आपको बैकवर्ड आना है, तो आपका आंसर होगा ए। ठीक है भाई, दो तरह के इसमें आपको केस देखने को मिलेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, नेट पे भी इसका आंसर कई बार गलत मिलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो एग्जाम में आएगा वो ये रूल फॉलो होगा। ठीक है भाई, नेट पे कुछ भी आंसर दिया उससे फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना। केस नंबर 1 है, अगर लिखा है ए इज कॉल्ड बी, तो आपको अपना आंसर पहले ढूंढना है लेफ्ट साइड में सेंटेंस में, फिर फॉरवर्ड जाना है, और जो उसका नया नाम होगा वो आपका आंसर होगा इज कॉल्ड में। अगर क्वेश्चन में इज कॉल्ड की जगह मीन्स लिखा हुआ है, तो आपको पहले अपना आंसर देखना है राइट हैंड साइड में, मतलब मीन्स के बाद, और फिर वहां से बैकवर्ड आना है, वो आपका आंसर होगा। अब मैं दोनों चीजें आपको इस क्वेश्चन में समझा रहा हूं। ठीक है, पहला तो लिखा ही हुआ है केस इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड। अब आपसे वो पूछ रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। अब हमें मालूम है भाई जनरल नॉलेज में ह्यूमन ब्लड कौन से रंग का होता है, लाल रंग का होता है। तो अब अपने अपना आंसर देखना है लाल, रेड। बट रेड ढूंढना कहां है, लेफ्ट साइड में, सेंटेंस की लेफ्ट साइड में, यानी सेंटेंस की शुरुआत में रेड लिखा होना चाहिए, पहले में रेड नहीं लिखा। दूसरे में बोलता है ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड तो लिखा हुआ है लेकिन राइट साइड में लिखा हुआ है, हमें कहां चाहिए, लेफ्ट में, मतलब स्टार्टिंग में। थर्ड सेंटेंस में आ जाओ, थर्ड सेंटेंस में लिखा हुआ है रेड इज कॉल्ड येलो, तो मैंने क्या बोला था, पहले आंसर ढूंढना है लेफ्ट साइड में, तो भैया लेफ्ट साइड पे आंसर मिल गया, रेड मिल गया। हमारा आंसर तो होना चाहिए रेड, लेकिन अब वो बोल रहा है रेड इज कॉल्ड येलो, रेड का नया नाम क्या है भाई, येलो है। तो रेड का अगर नया नाम येलो है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, येलो। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, येलो। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, येलो। ठीक है, इससे आगे नहीं जाना है, वो भी मैं समझा दूंगा क्यों नहीं जाना होता। ठीक है भाई, तो ये आपका है केस नंबर 1। केस नंबर 1 सबको समझ में आ गया भाई, वाई टाइप कर देंगे फटाफट से, फिर मैं 2 एक्सप्लेन करता हूं इसी क्वेश्चन में। अब देखो इसी क्वेश्चन में हम केस नंबर 2 मानते हैं। अब देखो भाई मैं हर जगह काटूंगा नहीं, सिंपल सी बात है, मैं आपको यही सलाह दूंगा जहां भी इज कॉल्ड लिखा है आप उसको मीन्स माने, ये वाली लैंग्वेज माने। ठीक है भाई, इसको मीन्स मानो सबको। ठीक है, कि इज कॉल्ड की जगह सब मीन्स लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे इज कॉल्ड की जगह मीन्स लिखा होता हर जगह पे, तो भैया ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, रेड। लेकिन अब की बार ब्लू सर, ब्लू आंसर आता। तो अब की बार आपको रेड कहां ढूंढना है, सेकंड लाइन में। क्यों सेकंड लाइन में ढूंढना है भाई, क्योंकि रेड जो है बाद में लिखा होना चाहिए राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे ये लिखा हुआ है। तो यहां पे सिलेक्ट करके फिर हम बैकवर्ड आएंगे कि रेड का मतलब क्या है, रेड का मतलब ब्लू है, इसलिए मेरा आंसर हो जाता ब्लू।
इज कॉल्ड का मतलब होता है भाई इसका नया नाम, ठीक है, कि ए को अब हम बी कहेंगे। लेकिन मीन्स का मतलब क्या है? मीन्स का मतलब ऐसे होता है भाई कि बी का मतलब ए है। इसका मतलब अगर मेरा आंसर रेड है तो रेड का मतलब ब्लू है। तो अगर रेड का मतलब ब्लू है तो आपका आंसर भी अब ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, नेट पे कुछ वेबसाइट्स पे मीन्स वाले में भी आंसर फॉरवर्ड वाला दिया होता है, बट एग्जाम्स में वो नहीं माना जाता। एग्जाम्स में यही माना जाएगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है भाई। तो उन सब चीजों से थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है। किसी बुक में या वेबसाइट पे आपको कहीं भी मिलता है तो भाई मीन्स का मतलब हमेशा उल्टा ही होता है, ठीक है, जो एग्जाम्स में मिलेगा। बाकी आपकी बुक में एरर हो सकता है, वेबसाइट पे एरर हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज? वाई टाइप कर दिया करो भाई जैसे क्लियर हो जाता है। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। ऑप्शंस दे रहा हूं, आंसर बता देना। तो यहाँ थोड़ी सी जनरल नॉलेज आपकी चेक होएगी भाई। अब लिजार्ड को क्या बोलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए लिजार्ड कैसा एनिमल है भाई, जो क्रॉल करता है ना। तो जो भी क्रॉल करने वाला एनिमल है उसका नया नाम हमने क्या दे दिया? फ्लाइंग। तो आंसर आ जाएगा फ्लाइंग, बस इतना सही था, ठीक है। हाँ अगर अरे ये तो नहीं, सर हमें हर एक एनिमल का याद रखना पड़ेगा ना सर। हाँ तो यहाँ थोड़ी सी मतलब ये थोड़ा जीके बेस्ड भी हो जाता है, तो ये भी थोड़ा सा आपको मतलब जनरल नॉलेज टेस्टिंग भी कई बार वो कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो इसमें एनिमल एनिमल का मतलब वॉक क्यों नहीं हो सकता? वॉक भी तो करती है। क्या चीज? सर सबसे पहला था ना, इफ एनिमल वॉक देन दे आर कॉल्ड स्विमर, तो स्विमर क्यों नहीं हो सकता था? एनिमल वॉक? कौन सा एनिमल वॉक करता? लिजर्ड वॉक थोड़ी करती है, क्रॉल करती है ना। ओके सर। समझ रहे हो, जो आपकी लिजर्ड होगी या आपका मगरमच्छ वगैरह हो गया, ये क्रॉल करते हैं। अब बच्चा बोलते नहीं, बच्चा क्रॉलिंग कर रहा है और हम इंसान चल रहे हैं, दोनों में फर्क है ना। क्रॉलिंग होती है जब आप झुक के, मतलब समझ रहे हो। अब ओके सर, जैसे वो क्रॉल का, हाँ सर, थोड़ा मीनिंग नहीं पता था जो क्रॉल। घोड़ा है या आपका शेर है, ये क्रॉल नहीं करता, ये चलते हैं, वॉक या रनिंग करते हैं, है ना। बट क्रॉल का मतलब होता है जब आप थोड़ा झुके हो, मतलब आपका जमीन से दूरी बहुत कम हो, उसको क्रॉलिंग बोलते हैं। रेंगना सर। हाँ, रेंगना, ठीक है ना। ठीक इसी टाइप से है, ये आप कर लोगे, मैं स्किप कर रहा हूँ इसको, ठीक है। मैं पीपीटी भेज दूंगा, उसमें कर लेना। नेक्स्ट है भाई आपकी मिक्स्ड नंबर कोडिंग। अब मिक्स्ड नंबर कोडिंग में क्या होगा, जैसा अभी हमने किया है उसमें वर्ड्स थे, अब आपके नंबर वो रिलेट कर देगा, ठीक है। जैसे इन अ सर्टेन कोड इट्स रिटन 851 मींस गुड स्वीट फ्रूट, 783 मींस गुड रेड रोज, 341 मींस रोज एंड फ्रूट। तो सेम प्रोसीजर आपको लगाना है। कुछ नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन होंगे तो उनके कोड भी कॉमन होंगे, तो आपको बताना है स्वीट का कोड क्या होगा, तो बहुत इजीली आप इसमें बता दोगे, ठीक है। हालांकि नीचे आंसर लिखा आ गया पहले ही, फिर भी आई थिंक आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको सर्च कर लो, बताओ, कॉमन ढूंढ लो भाई। जैसे अभी पीछे मिक्स्ड कोडिंग की है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस इसमें नंबर भी ऐड है, ठीक है। स्वीट का आपको कोड बताना है तो आपको क्या करना होगा, गुड और फ्रूट का फाइंड आउट कर लेना, आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो गुड यहाँ भी है, गुड यहाँ भी है, तो एक नंबर कॉमन है जो दोनों में होगा, तो 8 होगा। गुड का सर कोड 5। 8 होगा, ठीक है ना। इसी तरह से फ्रूट फर्स्ट और लास्ट में है, तो फ्रूट यहाँ भी है, फ्रूट यहाँ भी है, फर्स्ट और लास्ट में 1 कॉमन है, ऑब्वियसली बचा क्या, 5। ये जो 5 है ये किसका कोड होगा, स्वीट का, ठीक है। सिमिलरली ऐसे नंबर के साथ भी आपको देगा, सेम प्रोसीजर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
कई बार ऐसे भी दे दिया जाएगा क्वेश्चन, देखो इन अ सर्टेन कोड 2 इज कोडेड एज P, 3 एज N, 9 एज Q, 5 एज R, 4 एज A। तो हर नंबर को एक पर्टिकुलर कोड दे दिया गया, ठीक है। तो आपसे पूछेगा 599423 को क्या कोड करेंगे, तो ये बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि आपके पास हर एक कोड है, ठीक है। तो मुझे बताइए आंसर क्या होगा भाई इसका। 599 बी है ना, क्योंकि 99 दिख रहा है तो बीच में दो कोड एक जैसे होने चाहिए, सिंपल है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। बिल्कुल सही है। एक बार ये भी ट्राई कर लो भाई, फटाफट से बताओ जरा। 1 2 3 मीन्स हॉट फिल्टर्ड कॉफी, 3 5 6 मीन्स वेरी हॉट डे, 5 8 9 मीन्स डे एंड नाइट। तो आपको वेरी का कोड बताना है। वेरी का कोड बताना है भाई आपको। सिक्स ऑप्शन है, 3 6 9 7। अब देखो यहाँ थोड़ा सा स्मार्टली भी खेल सकते हो, 9 और 7 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वेरी रिपीट ही नहीं हो रहा, तो 9 और 7 तो इस लाइन में है ही नहीं, ठीक है ना। आई थिंक ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि 9 और 7 तो आंसर हो नहीं सकता, 3 और 6 हो सकता है। बट अगर आप ध्यान से देखो 3 फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, ठीक है, और हॉट भी फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, तो 3 भी नहीं हो सकता, आंसर 6 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 7 और 9 तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है इसके अंदर, वो आंसर हो नहीं सकते। 3 और 6 में से 3 रिपीट हो रहा है और हमें पता है वेरी रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो इसका आंसर 6 होगा। तो हम ऐसे भी थोड़ा लॉजिकली खेल सकते हैं इससे ऑप्शन के साथ, ठीक है। पहला मेथड तो आई थिंक सबको समझ आ गया, कॉमन फाइंड आउट करके कैसे फाइंड आउट करना है। सेकंड, आप इनको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। दो ऑप्शन हमेशा एलिमिनेट हो जाया करेंगे, 2 या 3 या 1 भी हो सकता है, ठीक है। बाकी आप ऐसे इजीली देख सकते हो क्योंकि ज्यादातर हमेशा वही वर्ड पूछेगा जो रिपीट नहीं होता। तो आपको पता है 3 तो ऑलरेडी रिपीट हो रहा है, हॉट एंड हॉट भी रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट नहीं हो रहा, वेरी भी रिपीट नहीं हो रहा, तो चांसेस है इसका आंसर 6 ही होगा, ठीक। क्लियर है भाई, बाकी लोग भी आंसर तो सभी ने दे दिया, सेकंड टेक्निक समझ आ गई ना, ऑप्शन से कैसे करना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक, ये भी अब आप कर लोगे, इसको भी मैं अभी स्किप कर देता हूँ, ठीक है। पीपीटी में ट्राई कर लेना, नेक्स्ट टाइप कवर करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है आपकी डिकोडिंग, ठीक है भाई। अब एक बार डिकोडिंग भी देख लो, वैसे आई नहीं आपके पेपर में अभी तक, बट सिर्फ एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, सेम कोडिंग ही है, बस हल्का सा ही फर्क है, कुछ खास फर्क नहीं होता इसमें, ठीक है। डिकोडिंग का मतलब उल्टा, हमें उल्टा चलना होता है बस इसमें। अब मैं बता देता हूं, जैसे क्वेश्चन आपके सामने, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज दिस इज रिटन एज, ठीक है, आपको बोलता है MYSTIFY, मिस्टी को इसने लिखा हुआ है NZTUJGZ, ठीक है भाई। तो पूछ रहे हाउ दिस इज डिकोडेड। अब इसका मतलब क्या होता है, ज्यादातर जब हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो हमें फर्स्ट से सेकंड बना के देता है, फिर इसी तरह से एक फर्स्ट दिया होता है और उसका सेकंड पूछा होता है। बट डिकोडिंग का मतलब उल्टा हो जाता है, उल्टा मतलब इसमें नीचे वाली वैल्यू दे रखी होगी और ऊपर वाली पूछेगा। मतलब अब ये आपको OFNT, ठीक है, OFN, दोबारा F है भाई, TJT, ये सेकंड वाला दिया हुआ है, फर्स्ट वाला पूछा हुआ है, उल्टा, इसको बोलते हैं डिकोडिंग। तो चीज तो सेम है, बस आपको यही देखना है कि इससे ये बनेगा कैसे। तो आपको पैटर्न कैसे ढूंढना है, ऐसे ढूंढना है 2 से 1 कैसे बना है, ना कि 1 से 2 पे आना है इसमें, बस डिकोडिंग में इतना ही फर्क होता है, बिल्कुल सेम है। तो आपको पता है
N से पहले M आता है, Z से पहले Y आता है, T से पहले S आता है, यानी पिछले लेटर्स लिख रहा है। ठीक है भाई, पिछले लेटर्स लिख रहा है। समझ आ गई? तो अब जरा ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं, तो ऑप्शन देखो और मुझे बता दो क्या आंसर आएगा। हाँ, तो इसका आंसर डी आएगा। ठीक है भाई, शिवांश समझ आ गया भाई क्या गलती करी है? हाँ, आगे नहीं जाना, इसमें पीछे जाना है, तो आंसर डी आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी होगा तो ध्यान रखिएगा, आप ऑप्शन देख के आंसर नहीं दे पाएंगे, आपको पूरा पैटर्न समझना होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें ज्यादातर ये क्या करता है, अगर डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा तो चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा, मतलब एक तो आंसर होगा बीच में से, एक नन ऑफ दीज भी हो सकता है, या हो सकता है आंसर दिया ही ना हो, नन ऑफ दीज हो। ठीक है, तो आप सिर्फ ऑप्शन देख के नहीं मार्क कर पाएंगे। तो जो लोग इसका उल्टा बनाएंगे, ठीक है ना, वो नन ऑफ दीज मार्क कराएंगे, जबकि आंसर ये होगा। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, एक बार देख लेना कि वो क्या कर रहा है। ठीक है भाई, इसमें हम जब उल्टे जाएंगे तो इसमें उल्टा जाना होता है बेसिकली, बस डिकोडिंग का ये मतलब है। नॉर्मली हम 1 से 2 पे आते हैं तो दोबारा भी हमें 1 देता है और हमें 2 बताना होता है, लेकिन डिकोडिंग इसका उल्टा है। 1 2 दिया होगा और फिर 2 दिया होगा और 1 पूछा होगा, यानी आपको उल्टा रिलेशन देखना होगा। है तो सेम ही चीज, बट ये तो कई बार ये भी आपके पेपर में आ सकती है, तो मैंने थोड़ा सा आपको एडवांस में बता दिया। अभी तक आई नहीं है बट चांसेस हैं। ठीक है ना, तो हम पहले थोड़ा सा प्रिपेयर होके चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, डिकोडिंग का मतलब समझ आ गया, पैटर्न वही रहेंगे सारे, पैटर्न कुछ नया ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये आपको एक बार समझाना था। ठीक है भाई, अब देखते हैं भाई लास्ट टाइप। लास्ट टाइप वैसे सबसे इजी है, सिंबल बेस्ड। ठीक है, वैसे रेयर ही आती है ये, बट फिर भी कराना है भाई, सिलेबस में है तो करानी तो पड़ेगी। लास्ट है आपकी सिंबल कोडिंग। अब सिंबल कोडिंग में क्या, आपके जो कॉम्बो सिंबल्स होते हैं, हैश, एट द रेट, एक्सक्लेमेशन मार्क्स वगैरह, इन सबको यूज करता है ये कोडिंग करने के लिए। तो आपके सामने एक दिया हुआ है ना, सर्टेन कोड TOME इज रिटन एज दिस, ARE इज रिटन एज दिस, सो हाउ इज रिमोट रिटन। तो फिर से वही चीज है इसमें। इसमें क्या करेगा, जो आपको लेटर्स ये देगा उन्हीं से जोड़ के एक नया वर्ड बना के आपसे पूछेगा। जैसे अभी हमने नंबर वाली करी थी ना, कि मतलब T का मतलब है भाई एट द रेट, O का मतलब है डॉलर, M का मतलब है एस्ट्रिस, E का मतलब है क्वेश्चन मार्क, इसी तरह से A का मतलब है ये डॉट, R का मतलब है लिखा हुआ आगे ये एल सा। ठीक है, और ई का फिर से मतलब आ गया क्वेश्चन मार्क, ये यहां भी था। तो अब आपसे रिमोट का पूछा है, तो ऑब्वियसली आर का मतलब हम जानते हैं, आर का मतलब क्या है, ये वाला एल। ठीक है ना, ई का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क, इस टाइप से। तो सेम, अब जरा ऑप्शंस आप देख के मेरे को लगता है बहुत इजीली बता दोगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। हाँ, हम बस वेट ही कर रहे थे तुम कि सर एक बार डी और दिखा दो, है ना। आंसर तो सी हमें मिल ही गया था। ठीक है, तो ये आपकी जो रहती है सिंबल्स वाली कोडिंग। ठीक है, ये सबसे आसान है वैसे, अगर बहुत आसान पेपर उसने बनाना होगा तो ये देगा, जनरली देता नहीं है। ठीक है, लेकिन कई बार भाई किस्मत अच्छी भी निकल आती है, तो ये भी एक बार करके जरूर जाना, कई बार आसान क्वेश्चन ही मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चलो ऑप्शन दिखा देता हूँ, नहीं तो तुम बनाते बनाते थक जाओगे। लो भाई, आराम से देखो और बताना। ए क्यों, ए तो नहीं होना चाहिए था, क्या गलती करी है भाई, ध्यान से देखो। वो सर गलत लिख दिया सर, हम्म, ऑप्शन गलत मार कर। ठीक है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था, इसका ऑप्शन प्रेजेंट ही नहीं है, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है,
ए का सिंबल क्या है, @ आगे मैच नहीं करता, ठीक है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा डी। तो ये था भाई आपका टॉपिक कोडिंग एंड डी कोडिंग। ठीक, तो इसी के साथ आपका टॉपिक कोडिंग डी कोडिंग समाप्त। ठीक है, पीपीटी में शेयर कर दूंगा, बीच में एक दो जो क्वेश्चन है इजी है वो कर लोगे, इसीलिए मैंने थोड़ा स्किप कर दिया था। और सेकेंडली मैं वर्कशीट भी आज सर को सेंड कर दूंगा, अपलोड कर देंगे, आप ट्राई कर लेना। ठीक है, एक बार ब्लड रिलेशन का भाई क्वेश्चन थे एक दो, किसके थे उसमें, आई वैसे इशू नहीं आना चाहिए बट पता नहीं क्यों आ रहा था। तो एक बार मैं वर्कशीट जरा खोल रहा हूँ यार, मेरे को बता देना कौन कौन सा था वर्कशीट, क्योंकि वो मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा था मैं उसमें टाइप करके क्या भेजूं। ठीक है, इसलिए मैंने बोल दिया था कि मैं क्लास में ही बता दूंगा। तो ब्लड रिलेशन की वर्कशीट खोल लेते हैं भाई। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन बता दो मेरे को क्या क्या थे भाई, जिसके भी थे। सर सेकंड था सर। हाँ सेकंड बस था, थोड़ा जेन्युइन जो डाउट आपका आ सकता था, बाकी क्वेश्चन मुझे थोड़े अटपटे लगे भाई, वो नहीं आने चाहिए थे। सेकंड में भी मेन यही प्रॉब्लम है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। सेकंड में आपको ना बैक साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपका आंसर जल्दी आ सके। सेकंड में अगर यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो यहाँ से स्टार्ट कर लो, ई इज डॉटर ऑफ के। तो ई जो है वो डॉटर है के की, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन ये है, जेड इज द सन इन लॉ ऑफ के, जेड द सन इन लॉ ऑफ के इज द ब्रदर इन लॉ। इसका मतलब ये जो इज है ये जेड के लिए ही आया है, ठीक है। तो जेड जो है ब्रदर इन लॉ है ऑफ जी, हु इज ब्रदर ऑफ ई। तो ई का एक भाई है, ठीक है, जी। अब ये क्या है, ब्रदर इन लॉ है जेड का, जो कि सन इन लॉ है के का। के का सन इन लॉ का मतलब क्या हो गया भाई, यानी इसकी बेटी का, ठीक है। के की एक और बेटी होगी, इसका मतलब हो गया, ठीक है, दामाद हो गया ना। तो एक तरह से के की एक और बेटी होगी, कहने का मतलब है यहाँ इनकी एक और, एक तरह से यहाँ मैं लिख रहा हूँ डॉटर एक और होगी, उसका ये हस्बैंड है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ब्रदर इन लॉ लग गया इसका, ठीक है, सन इन लॉ, सर जेड हुआ ना सर इसका हस्बैंड, तो ठीक है। तो ये जेड हो गया यहाँ पे, मतलब एक और लेडी है उसका हस्बैंड जो है वो जेड हो गया, इसका नहीं सॉरी, ठीक है, जेड। और यहाँ इनकी बेटी है डॉटर। तो ये है, बस ये पूछा था आपसे। तो हाउ इज जी रिलेटेड टू के, तो जी के का क्या लगेगा, जी तो सर बेटी लगी सर उसकी, सर के की सन। तो सर सन सॉरी, जी सन हो गया ना, बस। हाँ जी है। ये तो सर करने की जरूरत नहीं थी सर, जेड ठीक है, वाला हो रही है। सर 7 तो बता दीजिए। 7th और देख लो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ आरोही से हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माय मदर। यार ये मैंने आपको बताया भी था, इस लाइन का मतलब क्या है, हिज मदर्स ओनली डॉटर, ठीक है, हिज, ठीक है, यानी वो आदमी, उस आदमी की एक बेटी है, इज हिज हिज मदर्स ओनली डॉटर, हिज मदर्स ओनली डॉटर, वो उसी जनरेशन की बात हो रही है। जैसे मैं बोलूं माई फादर्स ओनली सन, ठीक है, तो वही हिसाब है, हिज मदर्स ओनली डॉटर, इस आदमी की एक माँ है, उसकी एक ही बेटी है, ठीक है, इज माई मदर, ये मेरी माँ है। सो हाउ इज आरोही रिलेटेड टू मैन, ठीक है। तो बताओ भाई कौन होगी, इसकी नीस होगी आदमी की, ये दोनों भाई बहन हो गए ये ना। सर नीस और नेफ्यू भी सर याद करना पड़ेगा क्या होते हैं? क्या चीज, नेफ्यू तो भांजा या भतीजा, मेल मेंबर को नेफ्यू बोलते हैं, फीमेल को नीस बोलते हैं। ठीक है, मतलब सर ये याद तो करना पड़ेगा। भतीजी हो जाएगी, क्योंकि ये भाई बहन हो गए ना आपस में दोनों, हाँ जी सर। ये आदमी और ये औरत। एक सर एट्थ भी सर,
सर इस क्वेश्चन में बस एक बात पूछनी थी, इनमें ये चीज नहीं समझ आती शुरुआत, मतलब ये जो पॉइंटिंग वाले होते हैं इसमें पॉइंटिंग पर्सन जिस पे कर रहे हैं उससे डायग्राम स्टार्ट होता है, या फिर जो बता रहा है, जो आरोही बता रही तो आरोही से स्टार्ट होगा, या पॉइंटिंग टू अ मैन? इसमें पॉइंटिंग टू अ मैन से आपने स्टार्ट किया है, और कुछ क्वेश्चन में शेडर के हिसाब से स्टार्ट हो जाता है जो कह रहा है। मैंने हमेशा स्टार्ट किया है प्रोनाउन से। हिज किसके लिए यूज हुआ है? आदमी के लिए। ठीक ओके है, सर। यहां से स्टार्ट करना, रिलेटिव प्रोनाउन से। सिंपल सा लॉजिक है। हिज मदर्स कर लो या माई मदर कर लो, हमेशा एक रिलेटिव प्रोनाउन पकड़ना आपने। माई पकड़ोगे तो आरोही बनानी पड़ेगी, हिज पकड़ोगे तो ये मैन बनाना पड़ेगा। स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, बस रिलेटिव प्रोनाउन, ताकि आपस में कड़ियां जुड़ जाएं। यही इसका ओके। मेन फंडा है। यस। एक मिनट यार, अब ये इंक इरेज कहाँ से होगी, मैं ये देख लूं जरा, इसका आइडिया नहीं है मेरे को। ऑप्शन आता तो था यार उस दिन, तो देखा था। ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, चलो नीचे ही करते हैं। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन फोटोग्राफ उमेर सर, हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। हाँ, ये क्वेश्चन जो था वो आपका डाउट आना चाहिए था, ये पूछना चाहिए था आप लोगों का। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, इसका एग्जैक्ट आंसर आता है आंट। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में मदर भी गिवन हो और आंट भी गिवन हो तो आप हमेशा आंट को आंसर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बट अगर ऑप्शन में आंट गिवन ही नहीं है तब आपका आंसर आएगा मदर। क्योंकि यहाँ पे एक पंगा पड़ेगा, जब आप डायग्राम बनाओगे ना, तो जब आप दोनों को ज्वाइन करना चाहोगे तो हो सकता है जो इस लेडी की ये बात कर रही है ये वही लेडी हो जो इसकी मदर है, और हो सकता है दोनों लेडी अलग अलग हो, यानी आपस में बहनें हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में डाउट आना जायज है, इसका एक आप लिख लीजिए नोट। इसका रियल आंसर तो है आंट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम इन दोनों लेडीज को अलग मान के चलेंगे, जब आप डायग्राम बनाओगे समझ जाओगे, ठीक है। दो लेडीज अलग अलग बनाएंगे हम, तो उस हिसाब से आंसर आना चाहिए आंट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में आंट है नहीं, इसलिए हम उसको सेम पर्सन कंसीडर कर लेंगे, इसलिए आंसर आ जाएगा मदर। ये बहुत बार आया भी हुआ है, कई बार ऑप्शन में मदर दिया होता है, कई बार मदर और आंट दोनों होता है। तो जब भी दोनों होंगे तो इसका आंसर हमेशा आंट सिलेक्ट करना, ठीक है भाई। क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट में हम हमेशा दोनों पर्सन को अलग ही मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में आंट है ही नहीं तो हम फिर अलग मानने की जगह सेम ही पर्सन को मान लेंगे, ठीक। तो इसका आंसर मदर है, और वैसे इसका आंसर आंट बनता है, बट ऑप्शन में नहीं है इसलिए हम इसका मदर लेंगे, ठीक है। लेवल 2 में सर 20। लेवल 2 में 20, 17, 18, 19, 20। Pointing to a photograph, a woman says this man's son। this man तो man बना लो, ठीक है भाई। Pointing to a photograph, woman says this man's son's sister is my mother-in-law। so this man, तो वो man बनाना पड़ेगा भाई, this man ही आ गया सीधा ही, तो वो आदमी बना लो। this man's son, तो इस आदमी का एक बेटा है, ये बना दिया इसका बेटा, ठीक है। और उसकी एक बहन है, यहाँ पे वो बहन बन गई। इज माई मदर इन लॉ, ठीक है, वो मेरी मदर इन लॉ है, ठीक है। मदर इन लॉ कैसे बनेगी? माई। अब ये औरत को आपने मदर इन लॉ बनाना है, तो ये औरत मदर इन लॉ बनाने के लिए आपकी वाइफ आनी पड़ेगी, ये उसकी मदर होगी, ठीक है, तभी आपकी मदर इन लॉ कहलाएगी। तो ये फैमिली ट्री बन गया। आप पूछा क्या है? ये सर ये वो भी तो हो सकता सर, मेल मेंबर भी तो हो सकता सर, फीमेल कह रही हो कि सर माय मदर इन लॉ है तो। हाँ, कुछ भी लगा लो, वुमेन नहीं बोला है तो ये तो वुमेन ही बोल रही है ना, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये औरत होगी, इसका हस्बैंड होगा।
अब वुमेन सेज है ना, वुमेन यानी माई वुमेन ठीक है को सर। बोला जा रहा है, तो ये तो वुमेन खुद होगी और उसका हस्बैंड होगा, हस्बैंड की मदर है। सो हाउ इज द वुमेन्स हस्बैंड रिलेटेड टू मैन इन फोटोग्राफ? ठीक है, तो क्या लगेगा उसका? अभी देखो 2 जनरेशन का गैप आ गया, यानी एक आदमी है फोटोग्राफ में, उसका कोई बेटा है, उस मतलब ये भी इसकी बेटी हुई एक तरह से क्योंकि ये भाई बहन है, तो वो कौन लगा इसका? ग्रैंडसन, बेटी का बेटा। ठीक है भाई, यही पूछा ना। एक सर 15वां क्वेश्चन था सर। वुमेन्स हस्बैंड, बस यही है। 15वें के लिए यार ये सारा पढ़ना पड़ेगा। नहीं सर, लेवल 1 में था सर। अच्छा, लेवल 1 में 15। अमित सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। तो कहीं से भी उठा लो यार, अमित ने बोला है तो माई से उठा लेते हैं, यानी अमित बना लो, अमित की मदर का ग्रैंडसन, समझ रहे हो? ग्रैंडसन यानी 2 जनरेशन नीचे होगा, यहाँ कोई ग्रैंडसन है। ठीक है, दिस गर्ल इज द अमित वाइफ। का बेटा सर, मतलब। ठीक है, हाँ, एक तरह से अमित का बेटा हो सकता है। सो दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ, ये लड़की वाइफ है। ठीक है, अमित के बेटे की वाइफ होगी एक तरह से, फिर तो खुद ही तुमने बोल दिया, हाउ इज अमित रिलेटेड टू गर्ल? अमित क्या लगा उसका? फादर इन लॉ। ठीक, ठीक है। और सर 11वां और 13वां था सर, एक लेवल 2 में। लेवल लेवल 2। 2 में 11वां और 13वां। 11वां क्या है भाई? एट द रेट का मतलब क्या है? ए हस्बैंड है बी का। अच्छा, हैश का मतलब क्या? हैश उठाओ भाई पहले। ए मीन्स ए इज फादर, यानी एम जो है वो फादर है टी का। ठीक है, डॉलर का मतलब हो गया मदर, क्यू जो है मदर निकलेगी इसकी। चलो जी, उसके बाद एट द रेट, एट द रेट का मतलब हस्बैंड हो गया, पहले वाला ये इसका हस्बैंड है। ठीक है, व्हाट रिलेशन ऑफ पी विद टी? पी का टी के साथ क्या रिलेशन है? पैटर्नल ग्रैंडफादर। हाँ, पैटर्नल ग्रैंडफादर, क्योंकि फादर का वो हो गया तो पैटर्नल की तरफ से आ गया। चलो, और इसी में सर 13वां। 13वां, तो हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच? एच का मतलब फादर, के फादर है एच का। परसेंटेज का मतलब हो गया डॉटर, डी डॉटर है, तो ये आपस में बहन बहन या भाई बहन जो भी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई? एट द रेट, एट द रेट का मतलब है हस्बैंड, एफ हस्बैंड है इसका। हाउ इज का तो सर हम वो दिया ही नहीं एच मुझे। का नहीं पता ना, एच एफ को बुलाएगा क्या, ये पूछ रहा सर डिटरमाइन नहीं कर सकते सर, है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एफ सर रिलेटेड टू, एच का तो सर हम वो दिया ही नहीं एच मुझे। का नहीं पता ना, एच एफ को बुलाएगा क्या, ये पूछ रहा है वो। अच्छा सर, ठीक है। एच लड़की और लड़का उसका जीजा ही लगेगा। ठीक है सर। ठीक है, आंसर लास्ट लेवल सेकंड का 19 सर। और 19th, द गर्ल आई मेट वैसे दे, इसमें 2 फैमिली आ गई, क्या आंसर आया इसका? कजन हो जाना। जैसा कजिन आ रहा है। हाँ, तो बस वही नहीं है सर। कजन ही है, 2 अलग फैमिली होगी ना, कजन ही आएगा, नीस हो नहीं सकती। ठीक है, डॉटर हो नहीं सकती, तो वैसे ही दिख रहा है। खैर चलो, रीता टोल्ड मानी द गर्ल आई मेट यस्टरडे बी द यंगेस्ट और डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। तो यहाँ से उठा लो भाई, माई मतलब रीटा कहानी सुना रही है, तो रीटा को पकड़ लो। रीटा की एक दोस्त है, तो दोस्त बिल्कुल अलग ही बनेगी। ठीक है, इसकी एक फ्रेंड है, उसकी एक मदर है। ठीक है, यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ऑफ माय फ्रेंड्स मदर, तो इसकी का ब्रदर इन लॉ।
ठीक है, इसकी ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या हो गया, अभी तुमने देखा ब्रदर इन लॉ का रिलेशन क्या होता है कि इसकी भी कोई बहन होएगी, उसका कोई घर वाला होएगा, ये ब्रदर इन लॉ होएगा, इसकी कोई बेटी है, ठीक है, इसकी जो बेटी है उसमें से एक यंगेस्ट बेटी है। तो अब उसने पूछा हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रीटाज फ्रेंड। अब यहाँ कंफ्यूजन ये होती है कि हम सोचते हैं कि रीटा से रिलेशन पूछ रहा है, रीटा से रिलेशन पूछता तो आंसर फ्रेंड ही आता, बट उसने पूछा है रीटा की फ्रेंड से उस लड़की का क्या रिलेशन है, तो इस लड़की का फ्रेंड से क्या रिलेशन है, ऑब्वियसली इसकी माँ के जीजा की बेटी है, तो आपस में एक कजन लगेंगी, ठीक है, हो गया क्लियर? यस सर। सर ये रीजनिंग में सर कितने टॉपिक्स हैं सर और अभी? और है यार, रैंकिंग वगैरह है, अभी अभी तो है, क्या क्या हो गया एक बार मैं अभी देख लूंगा, मुझे भी ध्यान नहीं, ठीक है। और सर वो सर टेस्ट में सर रिपीट ज्यादा हो रहे थे सर क्वेश्चन ना, बार बार सेम ही क्वेश्चन। यस सर, टेस्ट में रिपीट हो रहे थे क्वेश्चन। टेस्ट का तो अच्छा, नवीन सर से बात करो यार, टेस्ट वही देखते हैं, ठीक है, उनसे एक बार। नहीं सर मैं वैसे पूछ रहा था, वो बना के तो सर आपने दिए होंगे सर क्वेश्चन। नहीं नहीं मैंने नहीं बनाए, पुराने होंगे यार, इस बार नहीं दिए मैंने, अभी तो सिर्फ असाइनमेंट ही दी थी मैंने, ओके सर। ठीक है। सर शिलॉक की असाइनमेंट भी अपलोड नहीं हुई है। नहीं हुई, सर को पूछो फिर, भेज रखी है मैंने, ठीक है। ओके सर। इसकी भी मैं आज भेज दूंगा अभी सर को, बस क्लास तुम्हारी खत्म करते साथ ही व्हाट्सएप, ठीक है। चलो ठीक है भाई, अब मिलेंगे संडे को नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस संडे क्लास होगी सर आपकी? हाँ इस संडे क्लास होगी, क्योंकि इस बार एक ही हुई है ना वीक में, एक संडे रख लिया मैंने। ओके सर। सर संडे को सुबह होएगी सर कि शाम में? सुबह सर सुबह सुबह। तो सर ऑफलाइन वाले तो ले ही नहीं पाएंगे ना सर, ऑफलाइन वाले की तो क्लास होती है। बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे, चलो देखते हैं उसका क्या बनता है, कोई नहीं। ठीक है सर। ठीक है, चलो ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।